नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। उग्रवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एनआईए ने बिहार के 3 जिलों भागलपुर, पूर्णिया और मधेपुरा में दबिश दी है। भागलपुर में प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव के घर आयकर विभाग और एनआईए की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जो करीब 15 घंटे से ज्यादा चली। इस कार्रवाई में एनआईए की टीम ने शंकर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस कार्रवाई में अब तक 1 करोड़ 32 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। कैश के साथ ही कई हथियार, कारतूस और 5 मोबाइल के अलावे कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। शंकर यादव झारखंड के कुख्यात अमन साहू गैंग के पैसे को भी खपाता था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर में आईटी विभाग ने छापा मारा है प्रॉपर्टी डीलर के घर। 15 घंटे से ज्यादा समय तक आपको बताते चले, इसमें अब तक 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। शंकर यादव के ठिकाने से 1 करोड़ 30 लाख लगातार 17 घंटे तक चली आईटी और एनआईए की कार्रवाई अब खत्म हो गई है। एनआईए की टीम ने प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव को आवास से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि भागलपुर का प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव आय से अधिक संपत्ति मामले में शंकर यादव के आवास पर आईटी और एनआईए की टीम ने दबिश दी थी, जिसके बाद से लगातार 17 घंटे तक यह छापेमारी चली। हालांकि जैसे जैसे यह कार्रवाई आगे बढ़ती गई, इसका तार झारखंड से जुड़ता चला गया। बता दें कि झारखंड का गैंगस्टर अमन साहू का पैसा प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव भागलपुर में खपाता था, जिसकी भनक एनआईए की टीम को लगी थी और जिसके बाद से टीम भागलपुर पहुंचकर प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव के घर पर दबिश दी थी। सूत्रों की माने तो प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव के घर से एनआईए की टीम ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए कैश और लाइसेंसी हथियार भी जब्त किए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद बिहार लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार पटना लौटे। पटना में नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत अच्छी मुलाकात रही, सब बढ़िया रहा। उधर ही हो गए, अब सब दिन के लिए परमानेंट उधर ही रहे, इसलिए बहुत अच्छा। दिल जीतकर दिल्ली से लौटे नीतीश। बहुत पहले की बात नहीं है जब बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता के निशाने पर नीतीश कुमार ही रहते थे। जेडीयू की तरफ से भी बीजेपी पर जोरदार हमला होता था, लेकिन कड़वाहट खत्म हुई और नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर जब मिले तो ऐसे मिले जैसे कभी बिछड़े हुए दोस्त मिले हों। दिल्ली से आई इन तस्वीरों को देखिए। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नीतीश की मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान जो गर्मजोशी दिखी वो इस नए रिश्ते की कहानी खुद ब खुद कह रही है। बुधवार को बीजेपी के 3 शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बधाई दी। अरे पुराना रिश्ता है ना, तो जब उनको हुआ उस समय भी हमने बधाई दी और जाकर के मिल करके बड़ी खुशी हुई मिलने से। नई सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर भी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के सांसदों से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश गुरुवार को पटना लौट आए। दिल्ली से दिल जीत कर लौटे नीतीश ने पटना एयरपोर्ट पर साफ साफ कह दिया, सब अच्छा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। पार्टी के अपने साथियों से भी सब बात हो गई, मोबाइल आ रहा भाई, तो सब तरह से बात सब बहुत अच्छा रहा। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात में दिखी गर्मजोशी और पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार के चेहरे की चमक बता रही है कि नीतीश 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट ही नहीं बल्कि 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बेहद निश्चिंत हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी दावा किया है कि 12 फरवरी को बिहार में कुछ बड़ा होगा। भाई वीरेंद्र का कहना है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा 12 फरवरी को ही उठेगा। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि जो साथ आना चाहेंगे उनका स्वागत है। राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। जो लोकतंत्र के मंदिर को, लोकतांत्रिक प्रणाली को, संसदीय व्यवस्था को बचाने के लिए कदम बढ़ाएंगे, वो हर का स्वागत होगा। कोई नेता बेचारा। क्या बिहार में फिर खेला होगा? क्या 12 फरवरी को बिहार में कुछ बड़ा होगा? बिहार के सियासी गलियारे में इस तरह के सवाल खूब तेजी से तैर रहे हैं। सियासी गलियारों में ये खबर है कि जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं, तो बीजेपी के भी 5 विधायक नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ विधायकों के फोन भी लगातार बंद आ रहे हैं। अब ये खबर खुद से तैर रही है या इसे फैलाया जा रहा है, उसे समझने के लिए आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के इस बयान को सुनिए। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते। सुना आपने, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि जेडीयू विधायकों में अपनी ही सरकार के खिलाफ अविश्वास है। जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव भाई वीरेंद्र की तरह 12 फरवरी को खेला होने की बात तो नहीं कहते, पर ये जरूर कह रहे हैं कि जो साथ आना चाहेंगे उनका स्वागत है। वो हर लोग जो लोकतंत्र के मंदिर को, लोकतांत्रिक प्रणाली को, संसदीय व्यवस्था को बचाने के लिए कदम बढ़ाएंगे, वो हर का स्वागत होगा। आरजेडी की ओर से 12 फरवरी को बड़ा खेला वाले बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जोरदार पलटवार किया है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि भाई वीरेंद्र की बात पर क्या बोलें, वे तो खुद बेचारे हैं। मुंह से बोली निकल रहा है, पिछले एक सप्ताह से आरजेडी की बोली कहाँ निकल रही है? ये सब नंगा निर्दयी लोगों ने किया है, सबकी फाइल खोलवाया जाए। अब 12 फरवरी को क्या होगा, कौन खेला करेगा और किसके साथ सियासी खेला हो जाएगा, ये तो विधानसभा के फ्लोर पर ही पता चलेगा। फिलहाल समझने वाली बात ये है कि चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दलों के नेता बहुत तेजी से सियासी चाल चलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी खेमे में सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। सरकार बनने के बाद पार्टी की तरफ से हुए सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एक दिन बिहार में बीजेपी की सरकार जरूर बनाएंगे। इतना ही, सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 3 कमिटमेंट साफ है। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को बिहार से खत्म करना है। संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। सरकार बनने के बाद बीजेपी खेमे में ज्यादा उत्साह दिख रहा है। सरकार बनने के बाद पार्टी की ओर से ज्ञान भवन में धन्यवाद और संकल्प समारोह हुआ, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर उस संकल्प को दोहराया कि एक न एक दिन बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 3 कमिटमेंट साफ है। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को बिहार से खत्म करना है। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं चलने देना है।
सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार में किसी माफिया को पहले भी बख्शा नहीं जाता था, आगे भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम बिहार के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह पहले किसी भी माफिया का मनोबल नहीं बढ़ने दिया गया है, आगे भी शराब माफिया हो, भू माफिया हो या बालू माफिया हो, इनके मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू का बेमेल गठबंधन है, जिसका अलाइनमेंट अभी से बिगड़ने लगा है। बीजेपी जेडीयू ने सत्ता के लिए हाथ तो मिला लिया, लेकिन दिल और मन नहीं मिले हैं। अब खेल शुरू हो गया। चुनाव नजदीक है और वोटों का गणित है। ऐसे में नेताओं की तरफ से हर वो चाल चली जा रही है जिससे वोट का गणित फिट हो और 2024 में बड़ी जीत हो। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर विवादों का तूल एक बार फिर से दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम पैदा सामान्य परिवार में हुए थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करा लिया। राहुल के बयान पर अब सियासत बेहद गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं थे। पीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी सामान्य वर्ग की जाति को ओबीसी में तब्दील कर दिया। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन झारसुगुड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो सामान्य जाति से था। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर ओबीसी जातियों की अनदेखी का आरोप लगाया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री की जाति का ही मुद्दा उठा दिया है। पीएम की जाति पर राहुल गांधी का तर्क भी जरा सुनिए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते। वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते। राहुल गांधी के पीएम पर दिए बयान के बाद सियासत बेहद गर्मा गई है। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं ने जोरदार तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। जिनके घर कांच के होते हैं उनको दूसरे पे पत्थर फेंकने का काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की जात अगर पूछी है तो उसके जवाब में अगर जनता आज पूछ ले कि राहुल गांधी जी आपका कास्ट क्या है, आप किस जात से हैं, आपके पिताजी किस जात से थे, तो उनको जवाब देने में कठिनाई हो जाएगी। ईडी गठबंधन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हटने के बाद राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए अब वह इस तरह का अनर्गल बयान जारी करते हैं। अब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जाति पर उन्होंने सवाल उठाया है। उससे अच्छा अगर होता कि वो अपने जो गठबंधन था उसको बचाते और राजनीति की बात करते। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने खुद को पिछड़ा वर्ग का बताया था तो इस बयान के बाद भी विवाद हुआ था। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करा दिया। हालांकि गुजरात सरकार ने सफाई में तब कहा था कि घांची यानी तेली समाज को 1994 से गुजरात में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है।
गुजरात सरकार की सफाई के बाद ये मामला शांत हो गया था, पर 2024 के चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी की जाति का मुद्दा उछालकर विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर है, जहां लैंडपुर जॉब से जुड़ा यह पूरा मामला जिसमें अपडेट है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पेशी होनी है। आरोपी राबड़ी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव की आज पेशी कोर्ट में होगी। साथ ही हृदयानंद चौधरी, अमित कात्याल की भी आज पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी ने 4751 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। लैंडपुर जॉब मामले में ईडी की पहली चार्जशीट है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुल 7 आरोपी हैं और इनकी पेशी आज होनी है। तो राबड़ी, मिसा, हेमा यादव की आज पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में। और ये बड़ी खबर दिल्ली से, बड़ा अपडेट लैंड फॉर जॉब मामले से। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पेशी होगी। आरोपी राबड़ी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव की आज पेशी होनी है। लैंड फॉर जॉब मामले में हृदयानंद चौधरी, अमित कात्याल की भी आज पेशी होगी। लालू परिवार पर मुश्किलें खड़ी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी। ईडी ने 4751 पेज की चार्जशीट दाखिल की है इस मामले में। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की पहली चार्जशीट है जो कि 4751 पेज की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुल 7 आरोपी हैं जिनकी आज पेशी होनी है। तो लालू परिवार पर मुश्किलें जो हैं वो मंडरा रही हैं, मुश्किलें बढ़ती भी जा रही है। आपको बताते चले कि आज पेशी के लिए राबड़ी देवी, उनकी बेटी मिसा भारती पहुंचेंगी। वहीं आपको बता दें कि अमित कात्याल की भी आज पेशी होनी है। और देखिए, बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब एक युवक अपनी दादी को लेकर जमीन लिखवाने रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गया। फिर अचानक युवक के चाचा वहां धमके, जिसके बाद काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सबको थाने लेकर गई। बताया जा रहा है कि पोते ने दादी को धोखे से रजिस्ट्री ऑफिस लेकर पहुंचा था, लेकिन लड़के के चाचा ने उसे देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नहीं करवाएगा। अच्छा, देखिए हम रजिस्ट्री करेंगे तो हम रजिस्ट्री इसको करते तब ना। हम लोग घूमने आए थे, देखिए रजिस्ट्री में घूमने आए थे। नहीं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे हम लोग इधर से। झूठ देखिए, तब जा रहे थे ना, रुक गए थे। अंदर बैठे हुए क्या हुआ? हम अंदर बैठे हुए थे। बताइए क्या हुआ? सही बता रहे हैं कि हम लोग घूमने के लिए आए थे। सूचना मिला कि माँ को रजिस्ट्री ऑफिस में ले गया है किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री कराने के लिए। तो माँ को हम लोग पकड़े तो हमारे जो है सो छोटा शशि भूषण के जो लड़का है अमर कुमार, वो हमारा हाथापाई करने लगा। 2-3 घूसा पीछे से कंधा पर जो है सो लगा दिया। तब हमने 112 को कॉल किया है, जो कि 112 जो है सो सदर थाना में जो नगर थाना में जो है सो लाए हुए हैं। सीतामढ़ी में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। सीतामढ़ी के राजूपट्टी मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने गोरखपुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर उसको हिंदू बनकर के प्यार के जाल में फंसाया। और इतना ही नहीं, उसका इलाज कराने के बहाने गोरखपुर से पटना बुला लिया, फिर पटना से उसे सीतामढ़ी लाकर के एक होटल में रख दिया। 3 दिन तक होटल में रखने के बाद वो लड़की को बेचकर कहीं भागने की फिराक में था। तभी लड़की को शक हुआ, उसने रोक करके मदद मांगी, जिसके बाद एक एनजीओ के लोग पहुंचे और लड़की को कब्जे में लेकर पुलिस को सौंपा। लड़की ने महिला थाने में पूरी शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कहाँ गया था? राजूपट्टी के। राजूपट्टी, तो इसको कहाँ से लाए हो? पटना से। पटना से क्यों? ये आई थी यहाँ रहने के लिए। अच्छा, और उसके बाद ये अपना इलाज के लिए भी आई थी। सर में प्रॉब्लम है इसका। तो तुम क्यों इसको लाए थे? मतलब प्यार उगार के जाल में फंसा के लाए थे? इसकी मम्मी बोली थी। इसकी मम्मी बोली थी? तो पटना में इलाज नहीं हुआ, यहाँ क्यों इलाज? इधर आए थे, इधर पैसा घट गया, घर के इधर पैसा लेने आए थे। कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा एक लड़की को रोता देख और जो है उससे पूछताछ की गई, तो लड़की के द्वारा खुलासा किया गया कि ये लड़का उनको गला फुसलाकर गोरखपुर से आने पर विवश किया और यहाँ पे ला करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो इसी क्रम में उस लड़की की गिरफ्तारी हुई है और प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, चल तो वापस आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।